हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 6 का एनसीईआरटी बुक्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर दैट इज़ अर्लीस्ट सिटी यानी कि आरंभिक नगर। आज हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और एक एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊंगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर को इस वीडियो में क्लियर करवाने के बाद आपको कोई भी नीड नहीं होगी कि आप बुक को पढ़ें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा चैनल है स्टडी विद हनी, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आगे भी सारी एनसीईआरटी बुक्स की जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो वो आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है आपका, जैसा कि थर्ड चैप्टर है द अर्लीस्ट सिटी इज़ यानी कि आरंभिक नगर। सेकेंड चैप्टर जो था एनसीईआरटी हिस्ट्री में ग्रेड 6 में, उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो स्टोन एज में जो मैन हुआ करते थे वो किस तरीके से अपना फूड ग्रोइंग करने लगे और फिर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे हंटिंग के ऊपर। उसके बाद वो सिर्फ गैदरिंग नहीं करते थे, वो ग्रोइंग भी करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया, लेकिन वो डेवलपमेंट जो था वो रुका नहीं, वो कंटिन्यूअस रहा। आज भी आप देख रहे हैं कि आज तक आप जो ह्यूमन बीइंग है वो कंटिन्यू डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो डेवलपमेंट वहाँ तक नहीं रुका, जैसा कि हमें सेकंड चैप्टर में बताया गया था। उससे आगे भी वो डेवलपमेंट बढ़ा, जो कि हमें थर्ड चैप्टर में शो किया जा रहा है आरंभिक नगर यानी अर्लीस्ट सिटीज़ में। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। इस चैप्टर में कुछ हाइलाइट्स हैं, जो कि ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताया गया है, यानी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इसमें डिटेल में आप डिस्कशन किया गया है। हड़प्पा सिटीज़ का जो आर्किटेक्चर था, यानी कि वो किस तरीके से बनी थी, क्या उनकी बनावट थी, शहर गांव किस तरीके से बसे हुए थे, उसके बारे में बात की गई है। और इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो कहाँ कहाँ पर हैं, इंडिया में हैं और पाकिस्तान में हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको। जितनी भी साइट्स इस चैप्टर में डिस्कस्ड हैं, सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कम्प्लीटली सिटी लाइफ बेस्ड थी, यानी कि गांव का जो माहौल था, यानी कि जो गांव की जो चीज़ें होती हैं, जो गांव का कल्चर होता है, वो वहाँ पर थोड़ा कम था और सिटी सिविलाइजेशन ज़्यादा थी। हालांकि दोनों ही वहाँ पर थे, सिटीज़ भी थी और विलेजेस भी थे, लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए तो ओवरव्यू अगर इसका लिया जाए तो ये सिविलाइजेशन जो थी वो सिटी सिविलाइजेशन थी। ओके। तो इस सिविलाइजेशन के बारे में ये भी बताया गया है कि क्राफ्ट किस किस तरीके का था। ठीक है, अगर क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे आप, तो क्राफ्ट के बारे में भी इन्फॉर्म किया गया है वहाँ पर। आप क्राफ्ट को करने के लिए, क्राफ्ट वहाँ पे कई तरीके का था, जैसे पॉटरी थी, आपका ज्वेलरीज थी, स्टोन बेस्ड ज्वेलरीज थी, पॉटरीज थी, स्टैम्प थी, इस तरह की जो चीज़ें थी, बच्चों के खिलौने थे। तो ये सब चीज़ें जो थी ये क्राफ्ट में आती थी, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट थी। तो जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो कैसे पूरी होती थी, ये भी कम्प्लीटली इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जो फूड था, यानी कि कैसा उनका खान पान था, क्या खाते थे, ये सब उसमें डिस्कस किया गया है। इतना होने के बाद, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये सिविलाइजेशन जब स्टार्ट होती 4700 साल पहले, ठीक है, लेकिन इसका डिक्लाइन भी हुआ, जो कि था 3900 ईयर्स अगो। तो ये डिक्लाइन क्यों हुआ, ये एक मिस्ट्री थी अपने आप में। अलग अलग स्कॉलर्स इसके बारे में अलग अलग डिस्कशन करते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, तो वो एक मिस्ट्री थी। लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था ये अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारे एजम्पशंस इसके बारे में लगाए जाते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुई, क्यों र्यून हुई और डिस्ट्रॉय जो हुआ इसमें जो भी कुछ वो क्यों हुआ, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये इसके हाइलाइट्स थे। ओके। सो अब सबसे पहले यहाँ बात की जाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन के ओरिजिन की। जैसा कि मैंने बताया कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसकी जो साइट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कई जगहों पर मिली है, एक्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान में भी ये साइट्स मिली हैं। यानी कि ये सिविलाइजेशन काफ़ी दूर तक फैली हुई थी और जगह जगह इसकी साइट्स
आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिली हैं। तो इसका जो ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन आपका हुआ था 4700 साल पहले। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता लगा, उसके बारे में हम देखते हैं। करीब 150 साल पहले ब्रिटिशर्स जो वर्क कर रहे थे पंजाब में, वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे। किस चीज़ का? रेलवे लाइन का। सबसे पहले वहाँ पर पंजाब में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे, अचानक से उनकी नज़र गई कि इस समय पे जो अब ये जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में है। जब उनकी नज़र गई एक पुरानी सी बिल्डिंग पर, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी थी, एक खंडर नुमा बिल्डिंग थी, बिल्कुल र्यूल साइट थी, तो किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, इंजीनियर्स को ऐसा लगा कि उसमें जो ब्रिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बेक्ड हैं, तो उनको यूज़ किया जा सकता है अपने काम के लिए। तो उन्होंने जो बेक्ड ब्रिक्स थी, उन ब्रिक्स का उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में ब्रिक्स को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, उनका रेलवे लाइन वहाँ पर बिछ गई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये जो आपका जो ये र्यून साइट है ये कितनी पुरानी है, कब की है, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं ध्यान दिया। ठीक है, लेकिन बात आई गई हो गई उस समय पे। फिर 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे, आपके दो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम मैं डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। एक थे आपके दयाराम साहनी, ठीक है, और दूसरे थे आरडी यानी राखलदास बनर्जी। 1920 में इन्होंने यहाँ पर जो ईंटें लगी हुई थी उनको उनको चेक करा, और चेक करने के बाद कार्बन रेटिंग के थ्रू ये पता लगा कि ये साइट जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बिल्डिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे उन्होंने बहुत सारी ईंटें इसमें से ले ली थी, बहुत सारी ईंटें निकाल ली थी, उस वजह से कई इमारतें इस वजह से ध्वस्त हो गई थी। तो इमारतों के ध्वस्त होने की वजह से आधा जो स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर बचा था उससे काफ़ी कुछ जानने को मिला आर्कियोलॉजिस्ट को। और 1920 में इस पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन शुरू हो गया कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता ने जन्म लिया, कहाँ कहाँ थी और क्या क्या वहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये मेन हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क किया वो थे आपके दयाराम साहनी जी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ लोकेशंस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में आपकी साइट्स मिलती हैं हड़प्पा की। इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स जो मिलती हैं वो आपकी गुजरात में मिलती हैं, हरियाणा में मिलती हैं, राजस्थान और पंजाब में मिलती हैं। ठीक है, गुजरात में अगर ये देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स जो हैं वो गुजरात में हैं इंडिया में। ठीक है, और अब इसमें देखने वाली बात ये है कि आपके वहाँ पर क्या क्या मिला जब उस पर खोज जारी हुई और जब उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जब उस पर बात की गई, तो क्या क्या वहाँ पर देखने को मिला। वो था कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स थे सिटीज़ में, जैसे कि रेड और ब्लैक पॉटरी। ठीक है, तो जो पॉटरी थी वो रेड और ब्लैक बेस्ड थी, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे वो क्ले के बने हुए बर्तन थे और उसमें रेड कलर से, यानी उन्हें पकाया गया था आग पर। जैसा मैंने आपको बताया था कि नियोलिथिक पीरियड में ही फायर डिस्कवर हो चुकी थी, यानी उस टाइम तक लोगों को पता चल चुका था कि फायर का क्या यूज़ था। लेकिन उस समय तक ये नहीं कहीं पर भी एविडेंसेस थे कि जो फायर थी उसका यूज़ बर्तनों को पकाने के लिए भी किया जाता था। फायर का यूज़ उस टाइम तक किया जाता था जानवरों को डराने के लिए, और इसके अलावा जो फायर का यूज़ किया जाता था वो आपका किया जाता था खाने को अगर कभी भी पकाने के लिए या इस तरीके की चीज़ों के लिए, लाइटिंग के लिए। गुफाओं में आपने देखा होगा कि अंधेरा होता था, तो जो नेचुरल केव्स में उस टाइम पर ह्यूमन बींग रहा करते थे, तो वो उस समय पर लाइटिंग के लिए भी यूज़ करते थे फायर का। लेकिन इस टाइम पर हमें पता लगता है कि वो बर्तनों को पकाना भी सीख गए थे, यानी कि वो पहले बर्तनों को बनाते थे और फिर उनको पकाते थे, जिससे कि वो रेड कलर के हो जाते थे। और रेड और ब्लैक कलर की पॉटरी जो थी वो ब्लैक कलर की, उस पर कुछ डिज़ाइनिंग भी करते थे। हालांकि जो प्लेन आपकी जो पॉटरी थी, प्लेन पॉटरी ज़्यादा चलन में थी, लेकिन डिज़ाइनर पॉटरी भी देखने में मिली है। ठीक है, स्टोन वेट्स यानी कि आपके बाँट होते हैं जो कि मेज़रमेंट के लिए यूज़ होते हैं, चीज़ों को तौलने के लिए यूज़ होते हैं, वो मिले हैं। ठीक है, सील्स मिली हैं, शंख मिले हैं, यानी कि शंख मिले हैं,
कौड़ी मिली हैं, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, यानी कि वो चीज़ें मिली हैं जो समुद्र के पास मिला करती थी। और हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे नगर भी हैं जो कि समुद्र के बिल्कुल भी करीब नहीं हैं, यानी कि वो इनको कहीं और से लाया करते थे। यानी कि आपको ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि वो बाकायदा इम्पोर्ट करते थे अपनी चीज़ों को। स्पेशल बीड्स मिले हैं, जैसा मैंने आपको बताया मनके की माला, मनके मिले हैं, ठीक है। कॉपर के टूल्स मिले हैं। अब यहाँ ये एक नई चीज़ है कि इस टाइम तक कॉपर जो था वो आपका डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। तो डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर जो था वो सिटीज़ का ये था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसमें आपकी मोस्टली सिटीज़ जो थी वो आपकी इस तरह से बनी हुई थी, जैसे कि मैं यहाँ सिंपली छोटा सा ड्रॉ करके बता दे रही हूँ आपको। जैसे कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी इस तरह से। तो ये था ईस्टर्न पार्ट और ये था वेस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट था, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा है, सॉरी एक मिनट देखिए, हम यहाँ ले लेते हैं। जहाँ पर लिखा है ईस्टर्न पार्ट, वहाँ मैं आपको ईस्टर्न पार्ट ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये रहा आपका ईस्टर्न पार्ट, और जहाँ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ मैं वेस्टर्न पार्ट ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। अब आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस करी हुई कि ईस्टर्न पार्ट को मैंने थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करा है और वेस्टर्न पार्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करा है। अब रीज़न क्या है, जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। सारी ही सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। ऑल सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो ईस्ट साइड में पार्ट था वो ईस्टर्न पार्ट कहलाता था, जो वेस्ट साइड में पार्ट था वो वेस्टर्न पार्ट कहलाता था। वेस्टर्न पार्ट जो था वो स्मॉलर था ईस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाला बॉक्स मैंने छोटा बनाया है, ये वाला बॉक्स मैंने बड़ा बनाया है। तो जो वेस्टर्न पार्ट था वो छोटा था और जो ईस्टर्न पार्ट था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये कि वेस्टर्न पार्ट जो था वो उस ईस्टर्न पार्ट से हाई बना हुआ था। हाई यानी कि ऊपर नीचे। जैसे मान लीजिए ये ईस्टर्न पार्ट यहाँ है और वेस्टर्न पार्ट यहाँ है, तो ये ऊपर बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ है। ये बड़ा है, ईस्टर्न पार्ट बड़ा है और वेस्टर्न पार्ट छोटा है। अब इसका सीधे सीधे रीज़न ये था कि जो यहाँ पर लोग रहते थे, यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो बना हुआ था वो बना हुआ था उस टाइम के रॉयल पीपल के लिए। रॉयल पीपल इन द सेंस किंग, क्वीन, पुरोहित वर्ग जो था उस समय पर, सेना के अधिकारी हुआ करते थे, वो सब लोग इस जगह पर यानी वेस्टर्न पार्ट पर रहा करते थे। यहाँ पर अब ये स्पेशल क्यों था? स्पेशल ये इसलिए था, इसके बारे में स्पेसिफिकली इसलिए पता लगा कि वाई दिस इज़ स्पेशल, बिकॉज वी फाउंड फोर्ट। यहाँ पे किला मिला है, फोर्ट मिला है एक तरीके से। तो फोर्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट अपर साइड में मिला है इस सिटाडेल के। तो इसको सिटाडेल कहते थे, यानी टीले, टीले पे बने हुए थे ये, ठीक है। तो इस सिटाडेल में ये पार्ट जो था, ये इसमें फोर्ट मिला है, तो इससे ये एजम्पशन लगाया गया है कि ये रॉयल पीपल के लिए था और ये आम लोगों के लिए हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जनरली सारी सिटीज़ ही इसी तरीके से डिवाइडेड हुआ करती थी। फोर्टिफिकेशन हुआ करता था। फोर्टिफिकेशन सिटीज़ में है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि सिटीज़ के चारों तरफ एक प्रॉपर ब्रिक से वॉल बनाई जाती थी, जो वॉल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। उससे उस वजह से लोग काफ़ी सेफ़ हो जाते थे, कोई भी बाहर से अचानक से उन पर अटैक नहीं कर सकता था। तो जो आपका वेस्टर्न पार्ट था वो प्रॉपर फोर्टिफाइड होता ही था। ईस्टर्न पार्ट भी फोर्टिफाइड होता था और वेस्टर्न पार्ट भी फोर्टिफाइड होता था, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन जो था वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं होता था, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ कैसे होता है कि ये इस तरीके से ब्रिक रखी जाती हैं, फिर सीमेंट लगाया जाता है, फिर ब्रिक रखी जाती हैं। नहीं, ये इनका इस तरीके से नहीं था। इनका जो था वो डिफरेंट था बिल्कुल। इंटरलॉकिंग पैटर्न पे फोर्टिफिकेशन किया जाता था। इंटरलॉकिंग पैटर्न होता था, जैसे कि आपने ये ब्रिक लगाई, फिर यहाँ पर आपने लाइमस्टोन पाउडर फिल करा, फिर आपने ब्रिक लगाई, फिर आपने लाइमस्टोन पाउडर फिल करा। ये लाइमस्टोन पाउडर जो ये फिल करते थे, ये काफ़ी थिक फिल करते थे। ये सिर्फ जो ब्रिक्स थी उनको स्टिक करने के लिए नहीं होता था, ये इनकी इंटरलॉकिंग पैटर्न प्रोसेस होती थी,
ठीक है। तो जो इंटरलॉकिंग प्रोसेस होता था वो इसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना देता था, और बहुत ही ज़्यादा आपको इसको मजबूत बनाता था। ठीक है। और इसमें फोर्ट, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया फोर्ट मिला है, इसमें कोई फोर्ट नहीं है। वेस्टर्न पार्ट में फोर्ट है, यानी कि ये रॉयल लोगों के लिए था। इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें मिली हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करें तो उसमें जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें एक स्पेसिफिक आपका जो स्नानागार, जैसे कि कहते हैं बाथिंग एरिया था, बना हुआ था, काफ़ी बड़ा बाथिंग एरिया था, और एक तालाब के चारों तरफ बना था, जिसमें ईट और यानी कि आपकी बेक्ड ब्रिक्स जो होती थी वो कभी भी कच्ची नहीं होती थी, वो बेक्ड हुआ करती थी, प्रॉपर रेड बेक, आग पर उनका पकाया जाता था। तो बेक्ड ब्रिक और प्लास्टर का यूज़ किया गया था उस तालाब को बनाने के लिए। पानी को रोकने के लिए, कि तालाब में से पानी बाहर ना निकले, प्लास्टर के ऊपर उन्होंने चारकोल की एक, यानी कि टार और चारकोल की एक लेयर चढ़ाई थी, जिससे कि कभी भी पानी लीक ना हो वहाँ से। ठीक है। अब उस तालाब के चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ आती हैं, और जो सीढ़ियाँ आती हैं वो दो तरफ से थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ वेस्टर्न पार्ट में से, तो क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी स्पेशल चीज़ें हुआ करती थी, तो पानी को रोकने के लिए उसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो जो सीढ़ियाँ आपको बताना चाहती हूँ जो बनाई गई थी, अब जैसे ये देखिए, ये आपकी एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये उसी इस ये आपकी जो पिक्चर है, ये ये पिक्चर जो आपकी दे रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसी पिक्चर के बारे में आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये वो तालाब है, इसको प्रॉपर आपका लेयर चढ़ाई गई है तारकोल की, और इस पे लेयर चढ़ाई गई है आपकी प्लास्टर किया गया है, जो ईंटें यूज़ हुई हैं, जो ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, वो प्रॉपर बेक की हुई हैं, और चारों तरफ इसके दो तरफ से आपकी, आप देखिए इसमें दो तरफ से स्टेयर्स बनी हुई हैं अंदर आने के लिए, एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, यानी दो तरफ से लोग इसमें अंदर आ सकते थे। वाटर सप्लाई के लिए प्रॉपर यहाँ पर वेल्स बने हुए हैं, कुएं बने हैं। जब ये यूज़ कर लेते थे लोग, यानी कि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था, तो यहाँ पर किंग क्वीन इस आपके बाथिंग के पर्पज़ से यहाँ पर विज़िट करते थे, और जब वो ये काम कर लेते थे तो इसको खाली कर दिया जाता था। ठीक है। अब ये डेफिनेट है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट पे है, वेस्टर्न पार्ट पे मिला है मोहनजोदड़ो में, तो इट इज़ वेरी वेरी डेफिनेट थिंग कि ये स्पेसिफिक पीपल्स के लिए ही था, जनरल पब्लिक के लिए ये नहीं था। ठीक है। वाटर सप्लाई के लिए यहाँ वेल थे, और इसके अलावा इसमें स्पेशल टैंक जो है, प्लास्टर सीमेंट है, टार यूज़ की गई है, स्टेयर दो साइड से है, वाटर सिस्टम है, रॉयल पीपल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो ये मिला है आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है। जो मोहनजोदड़ो अगर हम देखें तो नाउ इट इज़ इन द पाकिस्तान एरिया। ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइड है। ठीक है। डिस्कस करते हैं, अब सिटाडेल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सिटाडेल क्या था? सिटाडेल है आपका, इट इज़ प्रोबेबली दैट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वर ऑफ द रॉयल पीपल like king, because a fort is found on the upper left side of the citadel, and citadel का मतलब यहाँ पर एक इस तरीके से कि टीला। ठीक है। ये जो भी चीज़ें, जो भी आपकी सिटी, आपकी ये ड्वेलिंग थी, ये टीलों पर बनी हुई थी, यानी कि सीटाडेल पे बनी थी, और लोकेशन हायर और लोअर लोगों के हिसाब से थी, कि जो किंग क्वीन थे वो हायर लोकेशन पर रह रहे थे, और जो लोअर पीपल यानी जनरल पब्लिक थी वो आपकी, अब ये आपका एक देखिए कि एक पिक्चर है, ये दे रखी है, इसमें ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, ये एक रोड है जिसमें एक नाला है, और आपका ये देखिए इस तरीके से कुआं है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये भी एक साइड है मोहनजोदड़ो की, ये रोड है। ठीक है। यहाँ प्रॉपर साइड में नालियाँ बनी हुई हैं। नालियाँ जो थी ये प्रॉपर आपका ढकी हुई थी, चारों तरफ से इनको कवर्ड किया गया था, और बीच बीच में इनको खोला गया था, ताकि इनकी मतलब प्रॉपर तरीके से इनको मेंटेन किया जा सके, तो मेंटेनेंस के पर्पज़ से। और ये आगे जाके शहर से बाहर इनका गंदा पानी कहीं पर इकट्ठा होता था, तो ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है काफ़ी अच्छे से। तो मतलब एवरीथिंग वाज इन द सिस्टमैटिक फॉर्म, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि बिना सोचे समझे बनाया गया हो। अगर आजकल के टाइम में देखें तो सड़कों पर तुरंत पानी भर जाता है अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो, लेकिन यहाँ पर अगर बारिश होती थी तो सारा का सारा पानी सड़कों से होता हुआ और यहाँ आपका ये नालियों में इकट्ठा होता था, नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, और ये धीरे धीरे करके आपका पहले नालों में जाता था, और नालों से फिर होकर इंटरनली ही कहीं होकर, और ये
वहाँ जाकर, यानी कि सिटी के बाहर कहीं जाकर कलेक्ट होता था। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेंटेनेंस जो था वो मोहनजोदड़ो में और यहाँ ये हड़प्पा की जितनी भी साइट्स थी सब में था। जो डिज़ाइनिंग थी, जो मैपिंग थी, इंजीनियरिंग जो थी और आर्किटेक्चर जो भी कुछ था वो सब कुछ एक ही तरीके से किया गया था और बहुत ही वेल डिज़ाइन था। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल में आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि चावल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है कि वहाँ चावल भी मिला, प्रीशियस स्टोन मिले, सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लोथल जो था उस टाइम पर एक रॉ मटेरियल जहाँ मिलता है, आप जैसे कि कभी कोई भी बिजनेसमैन होता है और वो अपने यहाँ कोई भी प्रोडक्शन करता है, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए वो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी बनाता है तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रॉ मटेरियल उस जगह से लाता है जहाँ पर उसे बहुत चीप पड़ता हो और बहुत अच्छा मिलता हो। तो लोथल एक वही जगह थी जहाँ से बाकी की हड़प्पन सिटीज़ अपना रॉ मटेरियल गैदर किया करती थी। ठीक है, तो अब इसमें एक स्टोर भी मिला है जहाँ पर ये पता लगता है कि वहाँ पर सिंपली ये सब चीज़ें तैयार की जाती थी। एक डॉकयार्ड यानी कि एक बंदरगाह, हार्बर टाइप की जगह वहाँ पर मिली है जहाँ पर नाव आकर रुका करती थी दूसरे शहरों से और वहाँ से सारा सामान कलेक्ट करके ले जाया करती थी। ठीक है, वर्कशॉप वहाँ पर मिली है। वर्कशॉप के काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ वर्कशॉप थी जहाँ पर टूटे हुए मनके पड़े हुए मिले हैं, मनकों की माला मिली है, धागे मिले हैं, इस तरीके की चीज़ें मिली जिससे पता लगता है कि हाँ वहाँ चीज़ों की डिज़ाइनिंग हुआ करती थी। लोथल की जो लोकेशन है अगर हम उसकी बात करें तो वो गल्फ ऑफ खंबात है जो कि गुजरात में, और ये साबरमती नदी जो है उसके तट पर है। ठीक है, तो सिंपली ये बात की जाए तो गुजरात में आपका लोथल मिलता है। इसमें राइस भी मिले हैं कि राइस उस समय तक हो गए थे। तो फूड में ये एक तरीके से देखा जाए तो एक क्रांतिकारी चीज़ थी, परिवर्तन था एक, क्योंकि इससे पहले अगर साक्ष्य मिले थे तो सिर्फ गेहूं के मिले थे और बारले के मिले थे। वीट और बारले की एविडेंसेस पहले हमें मिल चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार था कि चावल के साक्ष्य हमें मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे लोथल से। ठीक है, तो ये एक तरीके से वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब एक तरीके से गोडाउन था रॉ मटेरियल का। अगर आप उन लोगों को कोई भी ज्वेलरी बनानी होती थी या ऐसा कुछ भी बनाना होता था तो ये एक रॉ मटेरियल की तरह रॉ चीज़ें यहाँ से मिल जाती थी उनको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट था जैसे ये, अब ये एक आपको ये दिखाई दे रहा हो तो ये एक वेल है। ये वेल जो है वो मोहनजोदड़ो में ही था, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर दिखाई थी। ये पिक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो आपकी पिक्चर है इसके आगे ही ये नाला भी बना हुआ था, यानी कि जो नालियों का पानी है वो यहाँ से होकर, नालियों में से होकर ड्रेनेज में ड्रेन होकर और वो यहाँ पर आकर गिरेगा और उसके बाद शहर से दूर जाकर कहीं पर इकट्ठा होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम था जिससे कि कभी भी सड़कों पर जल भराव नहीं हुआ करता था। अब ये लोथल का एक हार्बर था। लोथल का हार्बर यानी कि यहाँ पर सारी बोट्स आके रुका करती थी और रुकने के बाद वो अपना जो भी रॉ मटेरियल उन्हें रिक्वायर्ड हुआ करता था वो लेती थी और वापस अपने जगह पर चली जाती थी यहीं से होते हुए। ठीक है, तो अब कालीबंगा की अगर बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट साइट है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से फायर अल्तार्स मिली हैं। फायर अल्तार्स होती हैं अग्निकुंड। अगर यज्ञों की बात अगर आपने कभी भी देखी हो तो यज्ञ अगर होते थे तो वहाँ आपकी इस तरीके से आहुतियाँ दी जाती थी, आग जलाई जाती थी, उसमें घी की आहुति दी जाती थी, ये सब। तो ये फायर अल्तार्स जो होती थी ये यज्ञ वेदी होती थी। इसी में ये सारे जो यज्ञ रिचुअल्स थे, यजना रिचुअल्स जो भी थे वो इसी में परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी राइस के एविडेंसेस मिले हैं और यहाँ पर भी वेयर हाउस मिला है और यहाँ फायर अल्तार्स भी मिली हैं, यानी कि इस समय तक जो भजन पूजन और यज्ञ जो थे वो डिस्कवर्ड आपके हो चुके थे। तो कालीबंगा भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट साइट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर फूड की बात करें उस टाइम पर तो फूड जो था जैसा कि मैंने बताया कि सभ्यता जो थी वो सिटी बेस्ड थी, शहरी सभ्यता थी, लेकिन गांव में भी प्रोडक्शन चलता था। जो खाने का प्रोडक्शन होता था वो गांव में होता था और फिर उसे सिटी में लाया जाता था। सिटी में लाने के बाद जो लोग वहाँ रहते थे वो सिटी में उन चीज़ों को प्रोवाइड करते थे। जो किंग होते थे, क्वीन होते थे, उनके सेनापति हुआ करते थे या जो भी लोग होते थे जो शहरों में रहते थे उनको ये भोजन जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन ये आता सारा कंट्री साइड से था।
फार्मर और हर्डर्स जो थे वो फूड को प्रोड्यूस करते थे विलेजेस में और फिर सिटीज़ में सेंड करते थे। पीपल जो थे उस टाइम पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो थी वो आपका ग्रो करते थे, जैसे कि आपका वीट था, बार्ले था। वीट और बार्ले पहले से ही चले आ रहे थे। पल्स देखें, यहाँ दालों की बात हो रही है, राइस की बात हो रही है, सीसम, लाइन सीड, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें उस टाइम पर प्रोडक्शन होने लगा था। तो और उसके अलावा फ्रूट्स भी वो लोग कलेक्ट करते थे, फिशेस भी कलेक्ट करते थे। हंटिंग इस टाइम तक भी बंद नहीं हुई थी। उस समय पर भी हिरन के शिकार करने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हंटिंग उस टाइम तक भी थी। यानी कि अगर इंसान जो था वो फूड प्रोडक्शन भी कर रहा था, जानवरों को पाल रहा था, उसने दोनों तरीके के एनिमल्स में डिफरेंस करना जो था वो सीख लिया था। उसे पता लग चुका था कि कौन से एनिमल मैं अपने पास रख सकता हूँ और कौन से एनिमल मुझे छोड़ देने हैं। लेकिन फिर भी हंटिंग उस टाइम तक भी बंद नहीं हुई थी, हंटिंग उस टाइम तक भी होती थी। ठीक है। पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, लंबे पैमाने, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लोग एंगेज हुआ करते थे। उसके अलावा लोग स्पेशलिस्ट हुआ करते थे अपने कामों में। स्पेशलिस्ट की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। प्लग यूज़ होता था सॉइल को डिग करने के लिए, हलों का इस्तेमाल होता था। हल जो थे यानी जो प्लग जो थे वो वुड के भी थे और मेटल के भी थे, यानी कि वुड और मेटल दोनों ही तरीके से हल बनाए जाते थे। देयर वर नो डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ प्लग। अब अगर बात की जाए कि कैसे पता लगा कि प्लग होते थे, तो देखिए प्लग होते थे इसका पता ऐसे लगा है कि वहाँ कुछ छोटे बच्चों के खिलौने मिले हैं। अगर हम बात करें इस पिक्चर की, तो ये देखिए ये हल है, ये प्लग है आपका। तो ये कुछ छोटे बच्चों के खिलौने हैं, ये क्ले से बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ खिलौना है ये। और अगर खिलौना अगर किसी चीज़ का होता है, इसका मतलब वो चीज़ असलियत में भी होती है। ठीक है। आज अगर हम देखें तो आपको टॉयज़ में बहुत सारी छोटी छोटी आपके हैन के टॉयज़ मिल जाएंगे, आपको बार भी मिल जाएगी, इस तरह से बहुत सारे टॉयज़ आपको मिल जाएंगे। तो वो रियलिटी में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। ठीक है। तो इसी वजह से उसके टॉयज़ भी बन जाते हैं। तो अगर ये प्लग का टॉय बनाए, इसका मतलब रियल में भी प्लग होगा, इसीलिए टॉय की फॉर्म में उसको बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से फूड जो था वो उन लोगों को मिलता था। और खेती के लिए, ड्रेनेज के लिए वो काफ़ी कुछ करते थे। बारिश का पानी वो एक जगह इकट्ठा करते थे। इरिगेशन के लिए वो बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा करते थे, सिंचाई के लिए, क्योंकि फसलों को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी और 12 महीने पानी नहीं मिल पाता था। इसलिए इरिगेशन के लिए वो डिफरेंट जगहों पर अपने बिल्कुल नज़दीक में जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर वो उसे जमा करके रखते थे। ठीक है। अब फैशन की बात की जाए तो फैशन जो था, पीपल डिज़ाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स और क्लॉथ भी उस टाइम पर आपके डिस्कवर्ड थे। एक स्टैचू मिली है, स्टैचू की हम पिक देखेंगे। ये है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक स्टैचू मिली है हमें। ये स्टैचू जो है इसमें काफ़ी अच्छे से इसकी जो मुस्टैच है वो डिज़ाइन की गई है। ये स्टैचू भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। मोहनजोदाड़ो, जैसा कि अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जितना अभी मैं आपको डिस्कशन कर रही हूँ वो सबसे ज़्यादा आपको मोहनजोदाड़ो से ही बता रही हूँ। तो मोहनजोदाड़ो से ही ये आपकी स्टैचू आपको मिली है। तो इस स्टैचू में बियर्ड को देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे तराशा गया है। ये जो बनी है ये स्टोन से बनी हुई मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। दाढ़ी को बड़ी सफाई से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, बहुत अच्छे से उसकी उस पत्थर को तराशा गया है। कपड़े जो यहाँ पहनाए गए हैं, ये कपड़े जो हैं ये नॉर्मल ड्रेस नहीं है, ये आपकी कढ़ाईदार ड्रेस है। यानी कि उस टाइम तक एम्ब्रॉयडरी पीपल करने लगे थे। ठीक है। तो एम्ब्रॉयड्रेड क्लॉथ भी वहाँ पर डिस्कवर हो गए थे, प्लग भी डिस्कवर हो गया था, नई नई खाने की चीज़ें भी डिस्कवर हुई थी, काफ़ी कुछ उस टाइम पर डिस्कवर हो गया था। ज्वेलरी की अगर बात करें तो बीड्स बनाए जाते थे, यानी मोती जो बनते थे वो मोती आपके कार्नेलियन स्टोन से बनते थे और उसमें छेद किए जाते थे, होल किए जाते थे। और होल करने के बाद उसमें धागा डाल के और उससे नेक पीस बनाए जाते थे। आज भी वही किया जाता है।
मोतियों में छेद किए जाते हैं मशीन्स के थ्रू, और फिर उसमें धागा डाल के उससे माला बनाई जाती है। पहले भी वही किया जाता था। अंतर हाँ शायद ये हो सकता है कि अब ये सब काम मशीन्स के थ्रू होते हैं, पहले ये सब काम हाथों से होते होंगे। ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड, अभी ये मैंने आपको बताया कि मोहनजोदाड़ो में एक स्टोन मेड स्टैचू मिली एक आदमी की, जिसमें उसने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन रखे हैं। तो इन दिस स्टैचू द मैन वियर्ड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। मेहरगढ़ में बताया गया है कि 7,000 साल पहले एक सिल्वर का वास मिला है, यानी कि एक इस तरीके से करके एक वास मिला है, और वो वास जो है वो कॉटन के कपड़े से कवर्ड किया हुआ था। ठीक है। तो यानी कि कॉटन जो था वो डिस्कवर्ड हो चुका था पहनने के लिए उस टाइम पर। ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी ये है। ज्वेलरी सब तरीके की थी, सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो लोग ये सब करने के लिए मटेरियल जो था वो कहीं और से लाते थे, क्योंकि सारी चीज़ें हर जगहों पर अवेलेबल नहीं होती हैं। आज भी ऐसा होता है, पहले भी ऐसा हुआ करता था। तो जो ज्वेलरी थी उसे बनाने के लिए, अब ये देखिए काफ़ी अच्छे से इन्होंने ज्वेलरी बनाई है। काफ़ी अट्रैक्टिव ज्वेलरी है, अभी भी अट्रैक्टिव होती है, पहले भी अट्रैक्टिव थी। पीपल पहले भी फैशनेबल थे, अभी भी फैशनेबल है। ठीक है। तो अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेते थे? पीपल वर एक्सट्रीमली एडवांस्ड एट दैट टाइम एंड द इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अब जो वो इम्पोर्ट करते थे उसमें कॉपर की बात की जाए तो कॉपर इम्पोर्ट होता था, आयरन इम्पोर्ट होता था, गोल्ड इम्पोर्ट होता था, सिल्वर इम्पोर्ट होता था। अब कॉपर कहाँ से इम्पोर्ट होता था? कॉपर इम्पोर्ट होता था नॉट इवन विद द इंडियन साइड बट ऑल्सो फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। तो फॉरेन स्टेट से भी ये इम्पोर्ट होता था। उसमें ओमान का नाम आता है कि कॉपर को उस टाइम पे लोग ओमान से इम्पोर्ट किया करते थे। ब्रॉन्ज़ अगर बात की जाए तो ब्रॉन्ज़ कैसे बनता है? ब्रॉन्ज़ बनता है कॉपर और टिन को आपस में मिलाकर। ठीक है। तो टिन कहाँ से लाया जाता था? क्योंकि ब्रॉन्ज़ बनाने के लिए टिन चाहिए, तो टिन कहाँ से आता था? टिन आता था ईरान और अफ़गानिस्तान से, यानी कि इंडिया के बाहर से। ठीक है। तो और गोल्ड आता था आपका कर्नाटका से। प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से आते थे? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो ये रॉ मटेरियल के बड़े बड़े काफ़ी सारे सेंटर्स थे जहाँ से ये सब चीज़ें लाई जाती थी। ठीक है। और अब इस रॉ मटेरियल को लाकर और उसके बाद ये सब कुछ बनाया जाता था। बनाने के बाद लोग इसको लिया करते थे। ठीक है। स्टैम्प्स, वेट और पॉटरी, इनके बारे में भी बताया गया है। ये पिक्चर जो है ये आपकी वेट की पिक्चर है। वेट उस टाइम पे यूज़ होते थे मेटल्स को मेज़र करने के लिए। मेटल्स के अलावा ये यूज़ होते थे आपके जो प्रीशियस स्टोन्स और जैम्स होते थे उन्हें मेज़र करने के लिए, वो कितना उनका वेट है। ठीक है। क्ले आपकी यूज़ होती थी स्टैम्प्स को बनाने में। क्ले यानी कि नॉर्मल मिट्टी को ले लिया जाता था, उसको गीला करके और इस तरीके से बना लिया जाता था कि वो सूखने के बाद एक प्रॉपर शेप में आ जाए। लाइक स्क्वायर शेप में होती थी तो स्क्वायर शेप में बना लिया जाता था, और उस पर एनिमल की प्रिंटिंग की जाती थी। यानी स्टैम्प जो होती थी उससे उस पर एनिमल प्रिंटिंग करके और फिर उसको यूज़ किया जाता था। पॉटरी जो थी वो रेड एंड ब्लैक कलर की थी और बहुत ज़्यादा शाइनियर पॉटरी थी। ठीक है। पॉटरी रेड एंड ब्लैक थी, यानी कि पके हुए मिट्टी के बर्तन थे और ब्लैक कलर की उन पर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी जाती थी। सिंपल जो पॉटरी थी वो ज़्यादा चलन में थी, लेकिन डिज़ाइनर पॉटरी के भी एविडेंसेस वहाँ पर हैं। ठीक है। वेट्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे। क्यों यूज़ किए जाते थे? वो मेटल्स और स्टोन्स को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते थे, ऐसा हमें बताया गया है। बुक्स में यही चीज़ मेंशन है। बात करते हैं अब स्पेशलिस्ट लोगों की। अब स्पेशलिस्ट लोग ही उस टाइम पर स्पेसिफिक काम करते थे, यानी कि जिसको जिस काम में स्पेशलाइजेशन था वो उसी काम को करता था। पीपल वर स्पेशलिस्ट इन देयर वर्क। प्रिंटिंग ऑन द स्टैम्प, अगर कोई काम करता था, किसी को अच्छे से आती थी स्टैम्प पर प्रिंटिंग करना, तो वो उसी काम को करता था। माइंड शाइन यानी कि मन के बनाना, मन के चमकाना, मन के यानी कि मोती। ठीक है। स्टोन कार्विंग यानी पत्थरों को तराशने का काम। अब ये मूर्ति जो आपने अभी देखी थी, ये मूर्ति पत्थर को तराश के ही बनाई गई है और ये कोई आम मूर्ति नहीं है। अगर उस टाइम के हिसाब से अगर आप इसे देखें तो ये बहुत ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो एक एंटीक पीस है। बड़ी मुश्किल से और काफ़ी एफर्ट्स के बाद इसको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक एक बॉडी पार्ट, यहाँ तक कि इस इंसान की दाढ़ी मूछें तक क्लियर बताई दिख रही हैं।
कपड़ों की जो एम्ब्रॉयडरी है वो तक क्लियर दिख रही है कि किस तरीके की है। ठीक है, तो ये एक आम इंसान नहीं कर सकता, स्पेशलाइजेशन इसमें ज़रूरी है। तो ये चीज़ थी कि इंसान उस टाइम पर अपने काम में डेडिकेटेड होता था और वो वही काम करता था जिसमें उसको महारत हासिल होती थी। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन था उस टाइम पर हड़प्पन सिटीज़ में। डिक्लाइन की बात अगर की जाए तो अगर हम डिक्लाइन की बात करें, डिक्लाइन जो था हड़प्पा सभ्यता का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इसकी बिगिनिंग थी वो 4700 साल पहले थी और सिंधु घाटी की, सिंधु नदी के तट पर इसकी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। और डिक्लाइन जो इसका था वो 3900 साल पहले हुआ। क्यों हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन डिक्लाइन हुआ कैसे। सिटीज़ डिक्लाइंड हुई, पहले सिटीज़ डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। पीपल जो थे उन्होंने काम धंधे बंद कर दिए और रॉ मटेरियल आना ना के बराबर हो गया। गार्बेज यानी कि जो कूड़ा था वो सड़कों पे उसका ढेर लग गया और जो नालियों का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल रुक गया, ब्रेक डाउन हो गया उसका। पीपल जो थे उन्होंने सड़कों पे ही झोपड़ियाँ बना के रहना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने स्टैम्प का वेट का यूज़ बंद कर दिया। तो ये एविडेंसेस थे कि जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गई। पर डिक्लाइन क्यों हुई, एक इसका रीज़न नहीं माना जाता है। अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके अलग अलग रीजंस दिए। डिफरेंट ओपिनियंस आर देयर। If we talk about the opinion that were the rivers were dried up, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शायद नदियाँ सूख गई थी जिस वजह से लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। और जब वो शिफ्टिंग प्रोसेस हुई तो शिफ्टिंग प्रोसेस में कुछ लोग पहले शिफ्ट हो गए, कुछ लोग बाद में शिफ्ट हुए। तो जो शिफ्ट होने में उन्होंने टाइम लगाया, उस वजह से जो पहले शिफ्ट हो गए थे लोग और जो बाद में बचे हुए लोग थे उन्होंने उन जितने टाइम भी वो वहाँ रुके होंगे उन्होंने अपना काम धंधा बंद कर दिया था और सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम क्योंकि ख़राब हो गया था तो उन्होंने सड़कों पर ही रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन हो गया था। यानी अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा तो हो सकता है बारिश ना हुई हो और फसलें बर्बाद हो गई हों, जिससे खाने की कमी की वजह से सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा हमारा रीज़न था कि शायद बाढ़ आई, हो सकता है फ्लड आई और नगर जो थे वो बर्बाद हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि रूलर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसके बाद उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा रीज़न एक ये भी था कि शायद लोगों ने मूविंग करी साउथ की तरफ और उस जगह को आबंडन कर दिया। यानी कि पहले वो उस जगह को रहते थे, बाद में उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से या विदाउट एनी रीज़न उन्होंने सोचा कि चलो साउथ में जाके रहेंगे, या विद रीज़न या विदाउट रीज़न अगर उन्होंने साउथ की तरफ मूव करा तो उस वजह से उन्होंने इस जगह को छोड़ा। और जब उन्होंने ये जगह छोड़ी तो उस वजह से एबेंडन प्लेस जो था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, र्यून हो गया। ठीक है, तो अब इसी में ये बताया गया है कि अब ये इसके बाद जो नए नगर स्थापित हुए, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो नए नगर स्थापित हुए उन्हें 1400 साल का समय लग गया। 1400 साल के बाद नए नगर स्थापित हुए जो कि आपकी वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा आपका चैप्टर कवर था, चैप्टर नंबर 3 द अर्लीस्ट सिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर में जितना भी कुछ दिया हुआ था उसको मैंने कंपाइल करके ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे पता लगे कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।